साल 2011 ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा शहर वोंगाराटा और इस कहानी के केंद्र में है डैन सॉन्डर्स, एक 29 साल का साधारण सा बारमैन। एक रात एटीएम की एक मामूली सी लगने वाली गलती ने उसे एक ऐसी चाबी दे दी जिससे वो जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकता था। अनलिमिटेड पैसा। आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये गलती असल में थी क्या, डैन ने इसका पता कैसे लगाया और इस एक खोज ने मतलब उसकी पूरी जिंदगी को कैसे बदल कर रख दिया। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। नहीं, ये इंसान की फितरत, मौके और उस सिस्टम की कमजोरियों के बारे में है जिस पर हम रोज भरोसा करते हैं। आज की हमारी बातचीत का फोकस सिर्फ घटनाओं पर नहीं बल्कि उस पूरी प्रक्रिया पर होगा। कैसे एक साधारण सी ऑब्जर्वेशन, थोड़ी सी जिज्ञासा और थोड़े से प्रयोग ने मिलकर एक ऐसी वित्तीय खामी को उजागर कर दिया जिसके बारे में शायद बैंक ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें डैन सॉन्डर्स को जानना होगा। आखिर ये शख्स था कौन? ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि डैन कोई शातिर अपराधी या कोई जीनियस हैकर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक आम ऑस्ट्रेलियाई नौजवान था, स्वभाव से थोड़ा लापरवाह, थोड़ा बेफिक्र। 18 साल की उम्र में वो मेलबर्न के क्राउन कैसीनो में काम करता था। बहुत बड़ी जगह थी वो। हाँ, मैंने पढ़ा था कोई 540 टेबलें, 2500 पोकर मशीनें। बिल्कुल। तो उसने वो चकाचौंध वाली दुनिया देखी थी। लेकिन जैसा आपने कहा, लापरवाह स्वभाव। तो नौकरी ज्यादा दिन चली नहीं होगी वहाँ? बिल्कुल नहीं, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वजह भी बड़ी अजीब थी। वो होटल के पूल में तैरा और फिर शराब लेके सीधे कैसीनो के फ्लोर पर घूमने लगा। अच्छा। तो ये घटना उसके किरदार की एक छोटी सी झलक देती है। और इसी कैसीनो में उसकी मुलाकात अपनी मंगेतर से भी हुई थी। और जब वो अपने परिवार के पास रहने के लिए वोंगाराटा शहर चली गई तो डैन भी उसके पीछे पीछे चला आया। हाँ, वोंगाराटा जो कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लगभग 30,000 की आबादी वाला एक शांत कस्बा। और यहीं आके उसने पहले नैंडो में काम किया और फिर वेस्ट साइड टैवर्न नाम के एक पब में बारमैन की नौकरी करने लगा। और यही पब हमारी कहानी का शुरुआती मंच बनता है। यहीं से सब शुरू हुआ। तो चलिए उस रात पर चलते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बिल्कुल सामान्य मंगलवार की रात। डैन ने टैवर्न में अपनी शिफ्ट खत्म की और फिर अपने दोस्त मार्क के साथ वोंगाराटा के बुल्स हेड होटल मार्टिनी बार में कुछ ड्रिंक्स के लिए चला गया। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल है। बिल्कुल। लेकिन रात बढ़ती गई और जब ड्रिंक्स खरीदने की बारी डैन की आई तो पता चला कि बटुआ तो खाली है, पैसे खत्म। हाँ बिल्कुल। तो वो भागा पास के एक एटीएम में, नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक का, और समय हो रहा था रात के करीब 12:11। और यहाँ उसके पैसों की हालत समझना बहुत जरूरी है। उसके अकाउंट में था क्या उस वक्त? लगभग कुछ भी नहीं। उसके सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ $3 थे। सिर्फ $3? हाँ, एक जॉइंट अकाउंट था पर वो बेकार था। और उसका क्रेडिट कार्ड, उस पर पहले से ही करीब $2000 का कर्ज था और वो अपनी लिमिट के बिल्कुल करीब था। मतलब वो आर्थिक रूप से पूरी तरह से फंसा हुआ था। सही कहा। तो उसने एक जुगाड़ लगाने की सोची। उसने अपने क्रेडिट कार्ड से अपने सेविंग्स अकाउंट में $200 ट्रांसफर करने की कोशिश की। स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, ट्रांजैक्शन कैंसल्ड। हाँ, लेन देन रद्द। एटीएम ने बैलेंस भी नहीं दिखाया और उसका कार्ड बाहर आ गया। और यहीं पर कहानी का पहला दिलचस्प मोड़ आता है। कोई भी सामान्य इंसान इस पॉइंट पर क्या करता? मान लेता कि पैसे नहीं है और घर चला जाता। बिल्कुल, मशीन ने साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन डैन ने शायद नशे की वजह से या बस यूं ही कार्ड वापस मशीन में डाला और इस बार सीधे अपने सेविंग्स अकाउंट से $200 निकालने की कोशिश की। और मशीन ने खटाक से $200 के नोट बाहर निकाल दिए। कमाल है। उसने शायद यही सोचा होगा कि एरर मैसेज के बावजूद ट्रांसफर हो गया होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाया होगा उस वक्त। हाँ, उसने भी यही सोचा। वो पैसे लेकर वापस बार चला गया और दोस्तों के साथ ड्रिंक्स का एक और राउंड हो गया। कहानी यहीं खत्म हो सकती थी पर ऐसा हुआ नहीं। रात करीब 1 बजे जब डैन नशे में और थका हुआ घर की तरफ जा रहा था तो अचानक तेज बारिश होने लगी और उसने शरण कहाँ ली? उसी एटीएम के नीचे। हाँ, उसी नैब एटीएम के नीचे। जरा सोचिए क्या संयोग है। अगर उस रात बारिश ना होती तो शायद आगे कुछ होता ही नहीं। एकदम। वहाँ खड़े खड़े उसके दिमाग में फिर से वही ख्याल आया। जिज्ञासा जागी। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। कार्ड डाला, क्रेडिट कार्ड से सेविंग्स में $200 ट्रांसफर करने की कोशिश की। और फिर से वही मैसेज आया होगा। फिर से वही मैसेज, ट्रांजैक्शन कैंसल्ड। लेकिन इस बार वो जानता था कि उसे आगे क्या करना है। हाँ। उसने तुरंत सेविंग से $200 निकालने की कोशिश की और पैसे फिर निकल आए। वो हैरान रह गया। ये कोई तुक्का नहीं था।
उसने फिर यही प्रक्रिया $400 के साथ दोहराई, फिर 600 और फिर 800 के साथ। मतलब हर बार मैसेज ट्रांजैक्शन कैंसल्ड ही आता, लेकिन पैसा निकलता रहा। कुछ ही मिनटों के अंदर वो लगभग $2000 नकद लेकर उस एटीएम के सामने खड़ा था, पूरी तरह से हैरान और कंफ्यूज्ड। बिल्कुल। थका हुआ और थोड़ा नशे में वो पैसे लेकर घर गया और सीधा सो गया। अगले सुबह जब वो उठा तो उसे लगा कि ये सब एक सपना था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपनी मेज पर रखे बटुए पर पड़ी जो नोटों से फूला हुआ था, उसे एहसास हुआ कि ये सब सच था। अब उसके सामने एक नैतिक दुविधा थी, पैसे वापस करें या रख ले। शुरू में तो उसने सोचा कि उसे ये सारे पैसे वापस करने होंगे, लेकिन फिर उसके मन में वो लापरवाह वाला कीड़ा जागा। उसने सोचा, ठीक है, जब तक मेरे पास कैश है मैं इसे इस्तेमाल कर लेता हूँ, बाद में लौटा दूंगा। और जो बाकी पैसे बचे थे उसका क्या हुआ? उसने वो सारे पैसे टैवर्न की स्पोर्ट्स बेटिंग वेबसाइट, जिसे टैब कहते हैं, पर जुए में लगा दिए और सब कुछ हार गया। और ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक मोड़ है। हाँ, इसे कहते हैं हाउस मनी इफेक्ट। मतलब जब पैसा आसानी से आता है ना, तो उसे खर्च करने में भी आसानी होती है। बिल्कुल, लोग उसे अपना पैसा समझते ही नहीं है, और इसीलिए उसने वो सारा पैसा वापस करने के बजाय जुए में लगा दिया और सब हार गया। और शायद यही हारना जरूरी था। हाँ, क्योंकि इसी वजह से वो और गहराई में गया। हारने के बाद उसने नैप फोन बैंकिंग पर कॉल करके अपना बैलेंस चेक किया। जैसा कि उसने सोचा था, उसका सेविंग्स अकाउंट -$1997 दिखा रहा था। लेकिन जब उसने अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चेक किया तो उन ट्रांसफर्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, एक भी एंट्री नहीं। और यही वो पल था जिसे हम आहा मोमेंट कहते हैं। अब ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक पैटर्न था। उसे समझ आ गया कि पैसा उसके सेविंग्स अकाउंट से तो निकल रहा है, पर उसके क्रेडिट कार्ड पर चढ़ ही नहीं रहा। मतलब पैसा एक तरह से हवा से आ रहा था। और यहीं से उसने एक जुआरी की तरह नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह सोचना शुरू कर दिया। बिल्कुल, अब वो सिर्फ पैसा नहीं निकालना चाहता था, अब वो इस सिस्टम को समझना चाहता था। कुछ दिनों बाद आधी रात को डैन उसी एटीएम पर वापस गया। इस बार उसने एक प्रयोग किया। उसने अपने क्रेडिट कार्ड से सेविंग्स में $1000 ट्रांसफर किए। स्क्रीन पर वही संदेश, ट्रांजैक्शन कैंसल्ड। लेकिन इस बार वो नतीजे को लेकर ज्यादा उत्सुक था। हाँ, और जब उसने अपना सेविंग्स बैलेंस चेक किया तो उसका कर्ज $1997 से घटकर $997 रह गया था। वो उत्साहित हो गया। उसने एक और $1000 ट्रांसफर किए। संदेश वही था, लेकिन बैलेंस वापस $3 हो गया। कमाल है। उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया था, वो भी हवा से आए पैसे से। ये तो कमाल ही हो गया। उसने न सिर्फ पैसे निकाले, बल्कि अपने अकाउंट के नेगेटिव बैलेंस को भी इसी सिस्टम से ठीक कर लिया। अब वो पैटर्न को पूरी तरह समझने लगा था। उसने फिर $2000 ट्रांसफर किए और उन्हें नकद निकाल लिया। अब ये सिर्फ संयोग नहीं था, ये एक सिस्टम था। और डैन ने इस सिस्टम को हैक करने की ठान ली थी। अगले कुछ दिन वो लगभग जुनूनी हो गया। वो दिन भर फोन बैंकिंग पर कॉल करके अपना बैलेंस चेक करता रहा। सुबह सेविंग्स में $3, क्रेडिट कार्ड पर कोई रिकॉर्ड नहीं। रात 11 बजे वही स्थिति, रात 1 बजे वही स्थिति। मतलब दिन के दौरान सिस्टम में कोई हलचल नहीं होती थी। कोई हलचल नहीं, वो सोने चला गया। लेकिन जब वो अगली सुबह करीब 6 बजे उठा तो उसने फिर से कॉल किया, और इस बार उसका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस अचानक -$3,997 हो गया था। अच्छा। बैंक के सिस्टम ने रात में सारे लेन देन पकड़ लिए थे और उन्हें उलट दिया था। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि क्रेडिट कार्ड पर अभी भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। और यही वो आखिरी पहेली थी जो सुलझ गई। उसने ये पता लगा लिया कि बैंक का सिस्टम लगभग 24 घंटे बाद इन लेन देनों को पकड़ता है। तो डैन ने जो सिद्धांत निकाला वो ये था, रात 12 बजे से 1 बजे के बीच नैब के एटीएम एक तरह के स्टैंड बाय मोड में चले जाते थे। स्टैंड बाय मोड, ये क्यों होता है? ये अक्सर इसलिए होता है कि अगर बैंक का मेन सर्वर मेंटेनेंस के लिए डाउन हो या किसी दूर दराज के एटीएम का कनेक्शन टूट जाए, तब भी लोग कुछ पैसे निकाल सकें। तो इस दौरान वे मुख्य बैंकिंग नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाते थे। ओके। तो एटीएम डैन के क्रेडिट कार्ड का असली बैलेंस देख ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो जो भी ट्रांसफर की रकम डालता उसे ऑटो अप्रूव कर देता था। समझ गई, लेकिन एक समस्या थी। 24 घंटे बाद सिस्टम सब कुछ उलट देता था। तो ये कोई लंबे समय तक चलने वाला प्लान तो नहीं हो सकता था? नहीं, ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। बिल्कुल। लेकिन डैन के पास इसका भी एक समाधान था। उसे बस बैंक से एक कदम आगे रहना था। तो हर रात सिस्टम के लेन देन को उलटने से कुछ घंटे पहले वो बस NAB एटीएम पर जाता और पिछली रात की राशि से 2 गुनी राशि ट्रांसफर कर देता। 1 मिनट,
दोगुनी राशि क्यों? ताकि एक बफर बन सके। मान लीजिए आज रात उसका अकाउंट -2000 होने वाला है, तो वो सुबह होने से पहले ही 4000 ट्रांसफर कर देगा। अच्छा, इससे उसका पुराना कर्ज भी चुक जाएगा और उसके पास निकालने के लिए $2000 कैश भी आ जाएगा। उसका खाता कभी भी असल में कर्ज में जाता ही नहीं था, जिससे बैंक को कोई अलर्ट नहीं मिलता। तो उसने प्रभावी रूप से हवा से पैसा बनाने का एक अनथीन लूप बना लिया था। वो हर रात अपने कर्ज को एक बड़े नए कर्ज से चुका रहा था और इस प्रक्रिया में अपने लिए नकदी निकाल रहा था। इस खोज के बाद डैन ने फैसला किया कि वो इस राज को अपने तक ही रखेगा। उसने अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी नहीं बताया और उसकी मंगेतर? उसे भी नहीं बताया। वो एक प्राइमरी स्कूल में धार्मिक शिक्षा की शिक्षिका थी। डैन जानता था कि वो इस तरह के काम को कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो अब जब उसके पास पैसा बनाने का एक तरीका था, तो उसका अगला कदम क्या था? अब उसकी योजना सिर्फ पैसा खर्च करना तो नहीं रही होगी। नहीं, अब वो इस पैसे का इस्तेमाल और पैसा बनाने के लिए करना चाहता था। उसे पता था कि एटीएम से निकला पैसा एक तरह से फर्जी है, उसे असली पैसे में बदलना होगा। और उसका तरीका क्या था? अपनी पुरानी कसीनो की नौकरी के दिनों से वो कुछ घुड़दौड़ के प्रशिक्षकों को जानता था। ये प्रशिक्षक उसे उन घोड़ों के बारे में टिप्स दे सकते थे जिनकी हालत रेस के दिन सबसे अच्छी होती थी। तो वो सिस्टम के पैसे को असली जुए में लगा रहा था। हाँ, उसकी योजना सरल थी। एटीएम से नकदी निकालना, उन घोड़ों पर दाव लगाना और पैसे को कई गुना बढ़ाकर उसे वैध कमाई में बदल देना। उसे अपनी इस दौलत के लिए एक कवर स्टोरी चाहिए थी। बिल्कुल, एक ऐसा तरीका जिससे वो लोगों को समझा सके कि उसके पास इतना पैसा आ कहां से आ रहा है। और कहानी के इस हिस्से का अंत होता है जब डैन बुल्स हेड बार में अपने दोस्तों के साथ बैठा है, सबके लिए महंगी ड्रिंक्स खरीद रहा है। जब उससे कोई दोस्त पूछता है कि भाई ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, तो वो बस सवाल टाल देता है। तो हमारे सामने एक साधारण बारमैन है जिसने सिस्टम में एक असाधारण खामी खोज ली है। हाँ, वो एक ऐसे रास्ते पर है जो उसे या तो अविश्वसनीय रूप से अमीर बना सकता है या फिर सीधे जेल पहुंचा सकता है। उसने एक ऐसी मशीन बना ली है जो उसे पैसे देती है, लेकिन ये मशीन कभी भी बंद हो सकती है। और ये एक दिलचस्प नैतिक सवाल भी खड़ा करता है। जब कोई सिस्टम आपको इस तरह का मौका देता है जहां कोई तात्कालिक या स्पष्ट शिकार नहीं होता, मतलब किसी आम इंसान के खाते से पैसा नहीं जा रहा है, तो जिम्मेदारी कहाँ होती है? क्या ये इंसान की फितरत है कि वो ऐसी खामी का फायदा उठाए, या ये उसके चरित्र की विफलता का संकेत है? ये सोचने वाली बात है कि अगर किसी और को ये मौका मिलता तो वो क्या करता। शो में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने डैन सॉन्डर्स की कहानी शुरू की थी, एक साधारण बारटेंडर जिसने बैंक के एटीएम में एक ऐसी खामी ढूंढ निकाली जो उसे मतलब अनलिमिटेड कैश दे सकती थी। हाँ, हमने देखा कि कैसे आधी रात के बाद 1 घंटे के लिए वो सिस्टम को चकमा दे सकता था। और आज हम उस कहानी के उस हिस्से में उतरेंगे जहां ये मुफ्त का पैसा एक छोटे से जुए के प्लान से एक ऐसी जिंदगी में बदल जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, हम उस मनोवैज्ञानिक सफर को ट्रैक करेंगे जो एक शख्स को जुए की हताशा से निकालकर एक आलीशान करोड़पति बनने तक ले जाता है। और सबसे दिलचस्प बात, इस पूरे दिखावे को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई। हाँ, क्योंकि उसका शुरुआती प्लान तो बहुत ही सीधा साधा था, है ना? हाँ, मतलब बस कुछ दोस्तों के साथ मिलकर घोड़ों पर दाव लगाना और शायद कर्ज चुकाना। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, जब पैसे की कोई सीमा ना हो तो प्लान बहुत जल्दी बदल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वंगारा के उस पब से जहां से ये सब शुरू हुआ था। उसका प्लान सुनने में बड़ा सीधा लगता था। एटीएम से पैसे निकालो, घोड़ों पर लगाओ, जीतो और पैसे वापस कर दो। पर यहाँ मनोविज्ञान का एक दिलचस्प पहलू काम कर रहा था। क्या था वो? उसके पास एक ऐसा सेफ्टी नेट था जो किसी और जुआरी के पास नहीं होता। वो चाहे कितना भी हार जाए, उसे पता था कि अगली सुबह 1 बजे वो फिर से अपने अकाउंट को भर सकता है। तो इसका मतलब है कि हारने का कोई डर ही नहीं था, और जब डर खत्म हो जाता है तो फिर दांव बड़े हो जाते हैं। बहुत बड़े। 1 हफ्ते के अंदर ही उसने लगभग $22,000 निकाल कर खर्च कर दिए थे। वाह, वो बार में तो हीरो बन गया होगा। सबके लिए ड्रिंक्स खरीद रहा था, अपनी मंगेतर को $1000 कैश दे दिए। वो उस एहसास का मजा ले रहा था। बिल्कुल, और यही चीज उसे तेजी से नीचे ले गई। वो बड़ी बड़ी रकमें हारने लगा। एक रात वो $40,000 के कर्ज में डूब गया। $40,000? हाँ, कोई भी आम इंसान यहाँ रुक जाता, लेकिन डैन नहीं रुका। वो और ज्यादा हताश होकर सब कुछ वापस जीतने की कोशिश करने लगा। ये सिर्फ जुए की लत नहीं थी, ये उस असीमित शक्ति की लत थी जो ग्लिच उसे दे रहा था। और फिर अचानक ये बुलबुला फट गया। लेकिन हैरानी की बात ये है कि उसे बैंक ने नहीं पकड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं।
उसके बॉस पॉल ने उसे काम पर बुलाया और वहां कॉन्फ्रेंस कॉल पर बेटिंग एजेंसी यानी टैब के अधिकारी थे। अच्छा, तो बेटिंग एजेंसी ने पकड़ा। उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने अपने सिस्टम में एक ऐसी चीज देखी जो नामुमकिन लग रही थी। डैन और उसके दोस्त मार्क ने एक ही रात में जुए पर इतना पैसा लगा दिया था जितना उस पब का पूरा टैब सिस्टम एक महीने में कमाता था। एक रात में? हाँ, उनके चार्ट पर ये एक विशाल सीधी खड़ी लाइन की तरह दिख रहा था जिसने उनके हेडक्वार्टर में खतरे की घंटी बजा दी। तो मतलब उसे पकड़ने वाला पहला सिस्टम बैंक का नहीं बल्कि बेटिंग एजेंसी का था। ये दिखाता है कि ये वित्तीय दुनिया आपस में कितनी जुड़ी हुई है। हाँ, और नतीजा बहुत तेज और सख्त था। क्या हुआ? उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया और 1 साल के लिए किसी भी टैब वाली जगह पर काम करने से बैन कर दिया गया। एक ही झटके में उसकी आमदनी का जरिया खत्म हो गया। और वांगारा जैसे छोटे शहर में ऐसी खबरें तो आग की तरफ फैलती हैं। बिल्कुल, और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही घंटों में खबर उसकी मंगेतर तक भी पहुंच गई, साथ ही उन बड़ी बड़ी रकमों की अफवाहें भी जो उसके अकाउंट से निकल रही थीं। उससे लगा होगा कि ये कोई गैर कानूनी काम कर रहा है। सही, उसे लगा कि डैन किसी बड़े गैर कानूनी काम में फंस गया है, शायद ड्रग्स या कुछ और। उसने डैन को सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज भेजा और 4 साल पुराना रिश्ता खत्म कर दिया। ओह, मतलब एक ही दिन में उसकी नौकरी गई, उसका रिश्ता टूट गया और छोटे से शहर में उसकी इज्जत भी चली गई। सब कुछ वो पूरी तरह टूट चुका था। ये तो किसी के लिए भी एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। बिल्कुल, और ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट पर इंसान या तो पूरी तरह बिखर जाता है या फिर अपने लिए बिल्कुल नए नियम बना लेता है। डैन ने दूसरा रास्ता चुना। उसने वांगारा छोड़ने का फैसला किया। हाँ, और यहीं पर उसने पहली बार अपने दोस्त मार्क को उस ग्लिच के बारे में सब कुछ सच सच बताया। और मार्क का रिएक्शन क्या था? क्या वो डर गया या उसे इसमें कोई मौका दिखा? नहीं, मार्क का रिएक्शन बहुत ही शांत और सुलझा हुआ था। उसने कहा, ठीक है डैन, ये तुम्हारी जिंदगी है, मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जब भी तुम्हें बियर पीने का मन करे मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छी दोस्ती निभाई इसने। हाँ, और इसी दोस्ती के नाते वो डैन के साथ सब कुछ भुलाने के लिए मेलबर्न की ट्रेन पकड़ लेता है। और मेलबर्न का यही सफर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होता है। वे शहर के सबसे आलीशान होटलों में से एक क्राउन टावर्स में रुकते हैं। हाँ, और वहाँ का एक सीन है जो बहुत कुछ बदल देता है। वे अपने आलीशान कमरे में जाते हैं। मार्क एक रिमोट से पर्दे हटाता है और उनके सामने पूरे मेलबर्न शहर का शानदार नज़ारा होता है। डैन और मार्क जैसी साधारण जिंदगी जीने वालों के लिए ये एक दूसरी ही दुनिया थी। बिल्कुल, और उसी पल मार्क डैन से एक सवाल पूछता है जो सब कुछ बदल देता है। वो पूछता है, डैन, क्या तुम सोच सकते हो कि ऐसी जिंदगी तुम्हारी हो सकती है? यही वो पल था, है ना? यही वो पल था। डैन उस बैंक कार्ड को देखता है जिससे उसने वो कमरा बुक किया था और उसके दिमाग में पिछले कुछ हफ्तों की सारी घटनाएं घूम जाती हैं। ग्लिच, जुआ, नौकरी का जाना, रिश्ता टूटना, और वो जवाब देता है, क्यों नहीं हो सकती। तो यहाँ उसके सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। हाँ, इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में कॉग्निटिव रीअप्रेजल कहते हैं, मतलब अपनी ही स्थिति को एक नए नजरिए से देखना। अच्छा, मतलब एक गलती को एक मौके की तरह देखना। बिल्कुल, उसने ग्लिच को एक बोझ की तरह देखना बंद कर दिया और उसे एक तोहफे की तरह, एक मौके की तरह देखने लगा। इस एक सोच के बदलाव ने उसके आने वाले सारे फैसलों को पलट कर रख दिया। और फिर उसे एक और चीज पता चलती है जो इस खेल को और भी बड़ा बना देती है। हाँ, उसे सिस्टम में एक और खामी मिलती है। उसे पता चला कि वो अपने क्रेडिट कार्ड से अपने सेविंग्स अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकता है। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे ये हुआ कि वो अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को नकली तरीके से, मतलब आर्टिफिशियली, लगभग असीमित रूप से बढ़ा सकता था। और इस नई खोज का सबसे बड़ा असर क्या था? सबसे बड़ा असर ये था कि अब वो वंगारा के उस एक एटीएम तक सीमित नहीं था। अब वो पूरे ऑस्ट्रेलिया में किसी भी नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक यानी नैब के एटीएम का इस्तेमाल कर सकता था। मतलब ग्लिच अब लोकल नहीं रहा, नेशनल हो गया। हाँ, एक राष्ट्रीय स्तर का ऑपरेशन बन चुका था। कुछ दिनों बाद मार्क काम पर वापस चला जाता है और डैन उस आलीशान होटल में अकेला रह जाता है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। वो अपने एक और दोस्त रिचर्ड को बुलाता है और उसे सिर्फ बताता नहीं है बल्कि दिखाता है। लाइव डेमो? हाँ, लाइव डेमो। वो रिचर्ड को आधी रात को एक एटीएम पर ले जाता है, $50,000 ट्रांसफर करता है। स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन कैंसिल लिखा आता है, लेकिन फोन पर बैलेंस बढ़ जाता है। वो दोबारा ऐसा करता है। रिचर्ड अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। तो जब रिचर्ड, ये पहला बाहरी व्यक्ति,
इस नामुमकिन चीज को सच में होते हुए देखता है तो उसका दिमाग कैसे काम करता है? उसकी प्रतिक्रिया कहानी को एक नई और तार्किक दिशा देती है। जब वे होटल वापस आते हैं और डैन फिर से जुए से पैसे वापस जीतने की बात करता है तो रिचर्ड उससे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछता है। क्या पूछता है? वो कहता है, तुम जुआ क्यों खेल रहे हो, जबकि तुम जब चाहो तब पैसे बना सकते हो? मैंने अभी अभी तुम्हें नदी के उस पार एटीएम से $1 लाख बनाते देखा है। और इसी एक सवाल ने डैन को उसके पुराने प्लान की बेवकूफ़ी का एहसास करा दिया। हाँ, उसे अचानक समझ आया, मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए मुझे जेल तो होगी, तो क्यों ना इसका पूरा फायदा उठाया जाए। और उस रात उसने कसम खाई कि अब से वो हर दिन को पिछले दिन से बेहतर बनाएगा। बिल्कुल। उसने अपनी टीम बनाई। मार्क और एक और दोस्त अवानो को मेलबर्न बुला लिया गया और यहीं से खर्च करने का वो पागलपन शुरू होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और पागलपन शायद सही शब्द है। वे लोग वाकई हद से गुजर जाते हैं। स्ट्रेच लिमोजीन, डिजाइनर स्टोर, गुच्ची, प्राडा, लुई विटॉन ऐसे शॉपिंग करते थे जैसे ये दुकानें सिर्फ उन्हीं के लिए खुली हो। डैन एक तरह से चलता फिरता एटीएम बन गया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहा था। और यहीं पर ये कहानी एक साधारण चोरी की कहानी से कहीं ज्यादा गहरी हो जाती है। हाँ, उसे पैसा खर्च करने से ज्यादा पैसा लुटाने की लत लगी थी। वो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए नहीं बल्कि अनजान लोगों के लिए भी ऐसा कर रहा था। ये सिर्फ दरियादिली नहीं थी, ये अपने झूठ को सच साबित करने का एक तरीका था। मतलब? देखिए, जब आप एक किरदार निभा रहे होते हैं, इस मामले में एक अमीर करोड़पति का, तो उस किरदार को दूसरों की नज़रों में सच साबित करना आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाती है। उसकी ये दयालुता असल में अपने बनाए हुए झूठ के लिए दर्शक जुटाने का एक जरिया थी। अच्छा, जितने ज्यादा लोग उसे एक दरिया दिल करोड़पति मानेंगे उतना ही वो खुद इस झूठ पर यकीन कर पाएगा। बिल्कुल। और इसके कुछ उदाहरण तो वाकई हैरान करने वाले हैं, जैसे वो कहानी जिसमें उसने एक स्ट्रीट म्यूजिशियन की मदद की। हाँ, ये तो कमाल की कहानी। वो एक स्ट्रीट म्यूजिशियन को देखता है जिसे कोई नहीं सुन रहा होता। वो सीधे एक म्यूजिक स्टोर में जाता है, उसके लिए नए महंगे उपकरण खरीदता है। लेकिन वो यहीं नहीं रुकता। नहीं, वो चुपके से वहां से गुजरने वाले लोगों को $50 देकर उस म्यूजिशियन को सुनने के लिए कहता है। धीरे धीरे इतनी भीड़ जमा हो जाती है कि सड़क पर ट्रैफिक धीमा हो जाता है। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। और भी किस्से हैं। हाँ, एक कपल से वो रेस्टोरेंट में मिला। हाँ, कपल ने बताया कि उनका सपना हवाई में छुट्टियां मनाने का है, पर पैसे नहीं है। ये सुनकर डैन ने मेज पर अपना लुई विटॉन का बैग पटका, उसे खोला जो कैश से खचाखच भरा हुआ था, और कहा, ये लो $20,000, हवाई जाओ। कमाल है। वो बेघर लोगों के लिए भी। हाँ, वो बेघर लोगों के लिए हिल्टन जैसे 5 सितारा होटलों में कमरे बुक करता था ताकि वे एक रात आराम से सो सकें। वो एक पहचान बना रहा था, एक मॉडर्न रॉबिन हुड की, जो सिस्टम से पैसा लेकर लोगों पर लुटा रहा था। रुकिए एक मिनट, वो लाखों डॉलर्स कैश निकाल रहा था, डिजाइनर स्टोर खाली कर रहा था, लोगों को छुट्टियों पर भेज रहा था, और बैंक को इसकी कोई खबर नहीं थी। ये कैसे मुमकिन है? ये इस कहानी का सबसे अविश्वसनीय हिस्सा है। बैंक को पता तो चल रहा था, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। मतलब? बैंक वाले उसे बड़े ट्रांसफर या महंगी खरीदारी को कंफर्म करने के लिए फोन करते थे। एक बार बैंक ने फोन करके पूछा कि क्या उसने अपने सेविंग्स अकाउंट में $9 लाख ट्रांसफर किए हैं। तो डैन ने क्या कहा? डैन ने बड़े आराम से जवाब दिया, हाँ, मैं कल रात बहुत नशे में था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन भी है क्या? और बैंक वाले ने मान लिया? बैंक कर्मचारी ने जवाब दिया, ओह हाँ, ये तो मुमकिन ही नहीं है, जरूर हमारे सिस्टम में कोई गड़बड़ होगी, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहते हैं सर। अविश्वसनीय। इस पूरे समय में उसने लगभग 70 से 100 बार बैंक से फोन पर बात की। वो उनके ठीक सामने था, पर वे उसे देख नहीं पाए। बिल्कुल। ये तो पूरी तरह से अराजकता लगती है। लेकिन क्या इस पागलपन के पीछे कोई तरीका था? क्योंकि सिर्फ पैसे उड़ाना काफी नहीं था, उन्हें पकड़े जाने से भी बचना था। आपने सही सवाल पूछा। ये सिर्फ अफरा तफरी नहीं थी, ये एक बहुत सोची समझी सुनियोजित अफरा तफरी थी। उन्हें एहसास हुआ कि इस दिखावे को बनाए रखने के लिए एक ठोस रणनीति की जरूरत है। तो क्या थी वो रणनीति? उनकी कवर स्टोरी क्या थी? उनकी कवर स्टोरी थी कि वे सभी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में काम करते हैं। इससे उनके महंगे खर्चे, कैश लेके घूमना, ये सब जायज लगता था। और डैन इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। उसका काम था ग्लिच को जिंदा रखना। और ग्लिच को जिंदा रखने का मतलब था एक बहुत ही सख्त रूटीन का पालन करना। हाँ, ये उनके ऑपरेशन का सबसे नाजुक हिस्सा था। उसे हर रात आधी रात से 1 बजे के बीच एक नैब एटीएम पर जाना पड़ता था
और अपने खातों को टॉप अप करना पड़ता था। हर रात बिना एक भी दिन चूके? हर एक रात। अगर वो एक रात भी चूक जाता तो सुबह तक सारे खाते लाखों डॉलर के कर्ज में चले जाते और पूरा खेल खत्म हो जाता। तो ये आलीशान जिंदगी बस एक रात के नियम पर टिकी थी? बिल्कुल। कहीं भी जाने से पहले वो उस इलाके के नैब एटीएम का पता लगाते थे। एक किस्सा है कि कैसे टैक्सी ड्राइवर उसकी रोज रात 1 बजे की शहर की यात्राओं को लेकर उत्सुक हो गए थे। तो वो क्या बहाना बनाता था? वो झूठ बोलता था कि वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करता है और उसे सुबह सुबह कैश ट्रांसफर करना पड़ता है। फिर वो $10 के सफर के लिए ड्राइवर को $50 देकर चुप करा देता था। तो एक तरफ ये सख्त रूटीन था और दूसरी तरफ उन्हें अमीर दिखने का नाटक भी करना था। ये भी उनकी रणनीति का हिस्सा था। हाँ, और ये रिचर्ड का आइडिया था। उसका तर्क था कि अगर वे अमीर दिखेंगे और अमीरों की तरह व्यवहार करेंगे तो कोई उन पर शक नहीं करेगा। अगर आप ह्यूगो बॉस का सूट पहनकर किसी लग्जरी होटल में जाते हैं तो कोई आपसे सवाल नहीं पूछता। बिल्कुल। तो उन्होंने इस किरदार को पूरी तरह से अपना लिया। हर दिन नए टेलर्ड सूट, कैश से भरे लुई विटॉन के जिम बैग लेकर घूमना। उन्होंने बॉडीगार्ड्स भी रखे थे, है ना? हाँ, ताकि वे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगे। स्प्रे टैन, स्पा ट्रीटमेंट, हर वो चीज जो उन्हें असली करोड़पतियों जैसा दिखा सके। वे सिर्फ अमीर होने का नाटक नहीं कर रहे थे, वे उस किरदार को जी रहे थे। तो उन्होंने एक अविश्वसनीय बनावटी सपनों की दुनिया बना ली थी। उनके पास एक सिस्टम था, एक कवर स्टोरी थी और पैसों की ऐसी नदी बह रही थी जिसका कोई अंत नहीं था। हाँ, लेकिन ये सब उस एक रात के नियम पर टिका था। हर रात, आधी रात और 1 बजे के बीच एटीएम की एक विजिट। अगर डैन एक बार भी उस समय सीमा से चूक जाता तो लाखों डॉलर का ये पूरा भ्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता। एक ऐसी आलीशान जिंदगी जो सचमुच तलवार की धार पर चल रही थी। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है। जब कोई सिस्टम आपको ऐसा मौका देता है और आप उस मौके का इस्तेमाल न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों पर बेशुमार मेहरबानी करने के लिए करते हैं, तो क्या ये सही और गलत के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है? ये एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल है। क्या मकसद तरीकों को जायज ठहरा सकता है? और अगली बार हम यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे जब हम देखेंगे कि ये जोखिम भरा खेल आखिरकार कैसे और क्यों खत्म होता है। सोचिए, अगर आपका बैंक अकाउंट कभी खाली ही ना हो, आप एटीएम से जितना चाहें उतना पैसा निकाल सकें, क्या करेंगे आप? शानदार पार्टियां, प्राइवेट जेट या फिर कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी ना हो? आज हम डैन सॉन्डर्स की कहानी के उस हिस्से पर नजर डालेंगे जहां उसका ये सपना हकीकत बन चुका था और यही हकीकत एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। देखिए, ये सिर्फ पैसों और पार्टियों की कहानी नहीं है। ये असल में मनोविज्ञान की कहानी है, कॉर्पोरेट इमेज की कहानी है और एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे अपनी गलती की सजा पाने के लिए, आप कह सकते हैं, खुद ही जद्दोजहद करनी पड़ी। हम डैन की कहानी के सबसे दिलचस्प और उथल-पुथल भरे आखिरी पड़ाव को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो डैन की शाखर्ची, उसके मानसिक तनाव और इस कहानी के अजीबो-गरीब अंत के बारे में बताती है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो जहां हमने पिछली बार बात खत्म की थी, डैन अब एक ऐसे इंसान में बदल चुका था जिसके पास असीमित पैसा था। हाँ। और वो इसे खर्च भी कर रहा था, मतलब बेतहाशा खर्च कर रहा था। जैसे वो महंगे रेस्टोरेंट्स में जाकर वहाँ के सबसे अमीर दिखने वाले शख्स के लिए सबसे महंगी वाइन की बोतल ऑर्डर करता था, सिर्फ इसलिए कि वो कर सकता था। हाँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तुम अमीर होगे पर मैं तुमसे ज्यादा खर्च कर सकता हूँ। ये एक तरह का पावर प्ले था। उसने एक मिनी बस किराए पर ली और मेलबर्न में घूम घूम कर टूरिस्ट और बैकपैकर्स को बटोरा और उन्हें यारा वैली में शानदार पूल पार्टीज में ले गया जहाँ सब कुछ मुफ्त था। सब कुछ, ड्रिंक्स, खाना, डीजे। एक नजर में तो ये सिर्फ दिखावा लगता है, पर क्या ये भी हो सकता है कि वो अकेला महसूस कर रहा था? वो पैसे से दोस्त और अनुभव एक तरह से खरीद रहा था। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि शायद उसके पास असली कनेक्शन बनाने का कोई और तरीका नहीं था। ये प्रदर्शन दूसरों के लिए कम और खुद को ये यकीन दिलाने के लिए ज्यादा था कि उसकी जिंदगी शानदार है। ये दिलचस्प नजरिया है क्योंकि उसकी हरकतें लगातार अजीब होती जा रही थी। एक बार वो मेलबर्न के रॉकपुल बार एंड ग्रिल में खाना खाने गया। अच्छा। और जाते जाते वहाँ मौजूद हर टेबल का बिल कैश में चुका दिया। हर एक टेबल का? सच में? हर एक टेबल का। जब एक वेटर ने उससे पूछा, क्या आप ऑस्ट्रेलिया के सबसे अमीर आदमी हैं, तो उसने जवाब दिया, नहीं, मैं 7वां सबसे अमीर आदमी हूँ।
मतलब कुछ भी। ये सिर्फ भूमिका निभाना नहीं है, ये एक तरह का इम्पोस्टर सिंड्रोम का उल्टा रूप है। वो कैसे? जहाँ ज्यादातर लोग अपनी सफलता पर शक करते हैं, वहीं डैन अपनी नकली सफलता को इतनी शिद्दत से जी रहा था कि उसे ये साबित करने के लिए लगातार हदें पार करनी पड़ रही थी। शायद खुद को ही यकीन दिलाने के लिए। बिल्कुल। और वो हदें वाकई पार कर रहा था। वो दोस्तों के साथ कसिनो में जाता और लोगों को $500 देकर कहता कि रोलेट की चलती हुई गेम से बॉल उठा कर ले आओ। अरे बाप रे। या फिर एक इटालियन रेस्टोरेंट की ये कहानी सुनिए। वहाँ मिठाई में तिरामिसू का एक बड़ा क्रिस्टल का कटोरा परोसने की परंपरा थी। तो उसने वेटर से पूछा, क्या कभी किसी ने ये कटोरा गिराया है? मुझे अंदाजा है कि आगे क्या हुआ होगा। वेटर ने कहा, नहीं, ऐसा करने वाले को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। 5 मिनट बाद वो कटोरा जमीन पर टूटकर बिखर गया। ये सिर्फ पैसों की बर्बादी नहीं लगती, इसमें कुछ और ही बात है। हाँ बिल्कुल, ये अराजकता मतलब कियोस पैदा करने की कोशिश है। जब आपके पास असीमित पैसा हो तो नियम बेमानी हो जाते हैं। वो देखना चाहता था कि क्या पैसे से वो हर नियम, हर परिणाम को खरीद सकता है, चाहे वो किसी की नौकरी ही क्यों ना हो। हाँ, ये एक तरह की सामाजिक तोड़फोड़ थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वो ऐसा करके बच सकता है। उसने तो अपनी एक महिला दोस्त के लिए शादी का जोड़ा और खुद के लिए एक सूट भी खरीद लिया, और दोनों पूरी रात ऐसे घूमते रहे जैसे उनकी अभी अभी शादी हुई हो। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें मुफ्त में ड्रिंक्स मिले, जबकि उसके पास लाखों डॉलर थे। ये तो अजीब है। और फिर आता है उसका सबसे बड़ा खर्च, एक 20 सीटर प्राइवेट जेट जिसे उसने $90,000 में बुक किया। $90,000? कहाँ जाने के लिए? बाली के पास एक द्वीप पर, जहाँ उसने 2 दिनों तक पूरे द्वीप पर कब्जा कर लिया। शैंपेन, कैवियार, वो एक नकली शहंशाह की जिंदगी जी रहा था। वाह। लेकिन कहानी का सबसे अविश्वसनीय हिस्सा तो अब शुरू होता है। मेलबर्न में NAB यानी नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक का हेडक्वार्टर और डैन का पसंदीदा बार वाटरमार्क डॉकलिंस, हाँ। वो बिल्कुल अगल बगल में थे। मतलब अपराध की जगह और जश्न की जगह दोनों एक ही पते पर। ये तो विडंबना की हद है। और डैन ने इस विडंबना का पूरा फायदा उठाया। एक सुबह वो और उसका दोस्त रिचर्ड बैठे थे और उन्होंने एक पोस्टर डिजाइन किया। पोस्टर? कैसा पोस्टर? उस पे लिखा था, NAB स्टाफ पार्टी, वाटरमार्क डॉकलिंस में शुक्रवार, सभी ड्रिंक्स मुफ्त। एक मिनट, आप ये कहना चाह रही हैं कि उन्होंने ये पोस्टर सच में बैंक के बाहर लगा दिया? सिर्फ बाहर नहीं, NAB हेडक्वार्टर के मेन गेट पे लगा दिया, जहाँ से हर कर्मचारी गुजरता था। ये दुस्साहस की पराकाष्ठा है। ये सिर्फ पैसे चुराना नहीं है, ये सिस्टम को सीधे सीधे चुनौती देना है, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका मजाक उड़ाना। हाँ, वो उसी संस्था को लूट रहे थे और फिर उसी संस्था को जश्न मनाने के लिए बुला रहे थे। तो एक मिनट रुकिए, मतलब बैंक के कर्मचारी अपने ही बैंक के लूटे हुए पैसों से पार्टी कर रहे थे? हाँ। और उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था। ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। बिल्कुल। तो शुक्रवार की रात उस बार में 400 से 600 नैब के कर्मचारी जमा हो गए। और यही तो बात है, डैन सिर्फ पैसे नहीं चुरा रहा था, वो पूरे सिस्टम को एक बड़े मजाक में बदल रहा था, और सिस्टम खुद उस मजाक में शामिल हो रहा था बिना जाने। और मजाक का क्लाइमैक्स तब हुआ जब रिचर्ड एक टेबल पे खड़ा हुआ और टोस्ट किया। पता है क्या कहा उसने? क्या? उसने कहा, आप सभी का धन्यवाद और नैबी का भी धन्यवाद। इस साल आप हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छे रहे हैं, आपके बिना ये संभव नहीं था। नहीं। और ये सुनते ही पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। ये अविश्वसनीय है। उन्होंने बैंक के कर्मचारियों को उन्हीं के पैसे से पार्टी दी और उन्हीं से धन्यवाद भी कहलवा लिया। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही जटिल हरकत है। मुझे तो उन कर्मचारियों के लिए बुरा लग रहा है जिन्हें अगले दिन पता चला होगा, या शायद कभी पता ही नहीं चला। लेकिन इस तरह की हरकतें लंबे समय तक नहीं चल सकती। कोई भी इंसान इतने दबाव और झूठ के साथ ज्यादा दिन नहीं जी सकता। सही बात है। सवाल ये नहीं था कि ये सब रुकेगा या नहीं, सवाल ये था कि इसे कौन रोकेगा, बैंक, पुलिस या उसका अपना ज़मीर। और जवाब चौंकाने वाला था। उसे बैंक ने नहीं बल्कि उसके अपने दिमाग ने रोका। अच्छा। बाहर से वो एक सपनों की दुनिया जी रहा था, लेकिन अंदर से एक डर उसे खाए जा रहा था। उसे हर सुबह अपराध बोध होता। वो खुद से पूछती थी, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? ये संज्ञानात्मक मतभेद मतलब कॉग्निटिव डिसोनेंस का एक क्लासिक मामला है। उसका दिमाग एक साथ दो विरोधी सच्चाइयों को जी रहा था। मैं एक साधारण बारटेंडर हूँ और मैं एक करोड़पति हूँ। हाँ। इस तनाव को संभालना लगभग नामुमकिन है। और ये तनाव शारीरिक रूप ले रहा था। वो हर वक्त डरा रहता। उसे लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे गंभीर एंजाइटी होने लगी, पैनिक अटैक और दिल की धड़कनें तेज होने लगी।
उसकी दाहिनी आंख इतनी बुरी तरह फड़कने लगी कि कभी-कभी उसे खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता था। उसका शरीर उस झूठ को खारिज कर रहा था जिसे उसका दिमाग जी रहा था। ये एक शारीरिक विद्रोह है। जब आप लगातार लड़ो या भागो की स्थिति में रहते हैं तो आपका शरीर टूटने लगता है। उसे सपने आते हैं कि स्वाट टीम ने उसके होटल के कमरे पर धावा बोल दिया है। एक बार तो दरवाजे पर हाउसकीपिंग की दस्तक से वो ऐसे डर गई जैसे उसका सपना सच हो गया हो। मतलब बैंक से आने वाले सामान्य फोन कॉल्स भी उसे डराने लगे होंगे। बिल्कुल, जबकि वो सिर्फ पेमेंट कंफर्म करने के लिए होते थे। पैसा जो आजादी का प्रतीक होना चाहिए था अब उसकी जेल बन चुका था। वो हर पल पकड़े जाने के डर में जी रहा था। बिल्कुल। अपनी मानसिक और शारीरिक हालत बिगड़ते देख डैन ने सब कुछ बंद करने का फैसला किया। अच्छा, उसने अपने दोस्तों को आखिरी बार पैसे ट्रांसफर करने दिए और फिर एटीएम जाना बंद कर दिया। उस वक्त तक उसके अकाउंट पर $1.6 मिलियन का कर्ज हो चुका था। और उसके पास कैश कितना बचा था? सिर्फ $80,000। तो अब उसे इस कहानी को खत्म करना था। वो और अनिश्चितता में नहीं जी सकता था। हाँ, उसे क्लोजर चाहिए था। तो उसने खुद एनएबी ब्रांच जाकर एक कर्मचारी बर्नी को फोन किया और अपने अकाउंट में हो रही अजीब हरकतों के बारे में बताया। उसने खुद बताया। बर्नी ने सख्ती से कहा, मिस्टर सॉन्डर्स, अब आपको और पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है आप जानते हैं क्यों। अब ये एक पुलिस केस है और आप जेल जाएंगे। यह कहानी का सबसे अजीब मोड़ आता है। अपराधी न्याय चाहता है और पीड़ित यानी बैंक इससे बच रहा है। हाँ, क्योंकि बर्नी के कहने के बावजूद एएनएबी ने कभी पुलिस से संपर्क ही नहीं किया। क्या? 1 महीना गुजरा, कुछ नहीं हुआ। 3 महीने गुजरे, फिर 3 साल गुजर गए। 3 साल? हाँ, डैन क्वींसलैंड में रह रहा था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसे लगा कि शायद बैंक ने कर्ज माफ कर दिया, लेकिन उसे एक डर था कि कहीं सालों बाद जब उसका परिवार होगा तब पुलिस उसे गिरफ्तार करने ना आ जाए। देखिए, एक अजीब स्थिति है। वो आजाद था लेकिन फिर भी एक अनिश्चितता की जेल में कैद था। सही बात है। कि जो सजा से भी बदतर सजा का इंतजार था। वो नहीं जानता था कि उसकी सजा कब शुरू होगी, या होगी भी या नहीं। तो डैन ने फैसला किया, अगर वो मेरे पास नहीं आ रहे तो मैं उनके पास जाऊंगा। मतलब उसने मीडिया का सहारा लिया। पहले उसने सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड अखबार से संपर्क किया। उसकी कहानी छपी प्राइवेट जेट में आकर्षक तस्वीरों के साथ। और फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये अविश्वसनीय है। एक व्यक्ति खुलेआम लाखों डॉलर की धोखाधड़ी कबूल कर रहा है और सिस्टम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। ये बैंक की तरफ से एक बहुत बड़ी लापरवाही या शायद जानबूझकर की गई चुप्पी। तो उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। वो ऑस्ट्रेलिया के एक प्राइम टाइम टीवी शो करंट अफेयर में गया और अपनी पूरी कहानी लाखों लोगों को बताई। नेशनल टीवी पर? हाँ, उसे लगा कि इसके बाद तो कुछ होगा ही, लेकिन जब उसने शो देखा तो वह हैरान रह गई। क्यों? क्या हुआ? शो में कहा गया, पुलिस डैन को गिरफ्तार करना चाहती है और जिसे भी उसके बारे में पता हो वो पुलिस को बताए। जबकि शो वालों को पता था कि वो कहाँ है। एग्जैक्टली। यहाँ मीडिया की भूमिका देखने लायक है। कहानी व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। शो ने एक ड्रामा बनाया ये जानते हुए कि सच क्या है। बिल्कुल, सच तो ये था कि कोई पुलिस जांच चल ही नहीं रही थी। शो के एक प्रोड्यूसर ने अपने पुलिस दोस्त से संपर्क किया, जिसके बाद डैन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ 3 साल बाद। तो असल में पुलिस को कार्रवाई करने पर मजबूर किया, बैंक ने नहीं। ये दिखाता है कि कभी-कभी न्याय व्यवस्था भी बाहरी दबाव पर कैसे काम करती है। हाँ, सिस्टम को जगाने के लिए एक टीवी शो की जरूरत पड़ी और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म के सीन जैसा था। शो के प्रोड्यूसर ने डैन को कुछ कागजात लेने के बहाने अपने ऑफिस बुलाया। जैसे ही डैन वहां पहुंचा, भीड़ ने उसे घेर लिया और उसे लाइव टीवी पर गिरफ्तार कर लिया गया। एक सोचा समझा तमाशा। हाँ, लेकिन डैन क्योंकि आखिर में वही हुआ जो वो पिछले 2 साल से चाहता था। उसे आखिरकार अपनी कहानी का अंत मिल रहा था। अदालत में केस भी एक मजाक बन के रह गया। जज को समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। सबूत के तौर पर क्लिप दिखाई गई और बैंक की तरफ दिखाता है कि बैंक इस मामले को कितना दबाना चाहता था। देते तो उन्हें अदालत में ये भी मानना पड़ता कि उनके सिस्टम में एक ऐसी खामी थी जिसने एक आम आदमी को $1.6 मिलियन जो उनकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ा धक्का होता। अंत में डैन ने सारे आरोप कबूल कर लिए। उसे सिर्फ 1 साल की जेल $1,000 चुकाने का आदेश दिया गया। पूरे $1.6 मिलियन नहीं, सिर्फ $2.5 लाख। तो एनएबी ने $1 मिलियन का नुकसान सहन कर समझा, बजाय इसके कि वे अपनी बैंकिंग प्रणाली की
इतनी बड़ी खामी को दुनिया के सामने लाए। हाँ, वो जरूरी सॉफ्टवेयर डिमेंशिया। आज डैन एक सामान्य जीवन जी रहा है। वो दिन में एक कैरल